हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कुछ तो एमसीक्यूज रहेंगे। वो यूनिट 9 पे रहेंगे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, रिविजन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेंड कर लो, ठीक है, और एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लो। जितने आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे उतना आप सफल हो जाओगे। ओके, ये 2 PM का जो क्लास है, एमसीक्यू क्लास है, तो इसको भी आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेता है कि आपको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। ओके, ये जो सारे एमसीक्यू सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये आपको हेल्प करेंगे कल एग्ज़ाम में, ठीक है। आप कोई चिंता मत करो, आप बस अटेंड कर लो ये और कंसिस्टेंसी बना के रखो। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप जाओ, आप मतलब प्लेलिस्ट भी है फिलर फॉर्म पे, तो उसको आप देख लो वहाँ पे, ठीक है। तो जो जो आपने फॉर एग्जांपल यूनिट 1 का है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 का है, अगर वो नहीं देख लिया है, यूनिट 4 का कम्युनिकेशन, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है ना, हायर एजुकेशन के पीवाईक्यूज हुए हैं, ठीक है, इसी तरह पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हुए हैं। जो भी सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हुए हैं आप जाओ और वहाँ पे आप अटेंड कर लो उनको, ठीक है, उनको देखो आप। सो गाइज, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और खुद भी लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के रखो। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो इस वीडियो को। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आर यू रेडी? गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सब थम्स अप करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट दे विल गेट कनेक्टेड विद दिस क्लास। ओके, यस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो आप सब, ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए। वेरी गुड। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, गुड आफ्टरनून। अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूँगा, ठीक है। यस, जो भी आपके फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी आपके फ्रेंड्स है जो यूजीसी नेट के लिए या जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप सेंड कर लो, ठीक है, हाँ, या ग्रुप्स में सेंड कर लो, जहाँ पे भी आप हो सके वहाँ आप सेंड कर लो इसको, ठीक है। उनके साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आउट टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन ये 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2019 एंड 2020, विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑन एसडीजी 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आपको बताना है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग जो एसडीजी इंडेक्स निकाला गया है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सी स्टेट आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है अकॉर्डिंग टू एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। वो क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड बताना है आपको कि यानी कौन सा आगे है इसमें, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। ए है गुजरात, बी है कर्नाटका, सी है केरला, डी है तेलंगाना। सब आंसर करो, आपके पास बहुत टाइम है,
सोचो और आंसर करो, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब सब आंसर करो अपने, मतलब जो आपने पढ़ा है। अगर अभी भी पढ़ा नहीं होगा तब भी आप ध्यान से इसको, मतलब ऐसे आंसर मत करना, क्या ध्यान से आंसर करो, ठीक है। कौन सी स्टेट हो सकता है आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। यस, सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, यानी आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट आगे हैं, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मर कौन सी स्टेट है, और ये बताना आपको डेटा कौन सा डेटा है, 2019 2020, ये डेटा आपको बताना है। ओके, यानी डेटा आपको यूज करना 2019 2020 का, ठीक है। ये बताना है कि कौन सी स्टेट आगे है, कौन सी स्टेट परफॉर्मर है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, और जो भी नए हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप सब भी खुद भी लाइक करो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट क्या है, केरला। केरला जो है ये वो स्टेट है, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस मतलब इसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है, ठीक है, किस गोल के अकॉर्डिंग, 9 गोल जो है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो केरला माना जाता है, ठीक है। हाँ, केरला नंबर 1 पे आ गई है, तो ये ध्यान में रखना आप। सो इसमें यूजीसी ने मतलब जब इसका आंसर किया गई थी तब उन्होंने उसको 2 कंसिडर किया, उन्होंने गुजरात भी किया है और केरला भी, ठीक है। हाँ, गुजरात और केरला उन्होंने, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है यहाँ पे वो केरला है। ओके, सो देखते थोड़ा सा इसके बारे में। सो केरला हैज रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-2021, यानी इसमें भी इसने 2020 का जो, यानी 2021 इस सेशन में जो हुआ था उसमें भी केरला इन्हें टॉप किया है। सो मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड, यानी ये भी टॉप गेनर्स रहे हैं, ठीक है, इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर रैंकिंग फ्रॉम 2019। तो इन्होंने भी अच्छे कारकर्दगी दिखाई, बट हम एक गोल के मान के चलते हैं, यहाँ पे है गोल 9 जो है, ठीक है। तो इस मतलब रिपोर्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने थिंक टैंक्स बना दिए थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब उसमें ये मतलब दिया था कि मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड ये जो थे, ठीक है, तो ये भी टॉप गेनर्स है। तो इस तरह बिहार, झारखंड और आसाम जो है ये तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स माने जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बिहार, झारखंड और आसाम जो है ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, सो इस गोल को अचीव करने में, एसडीजी 9 गोल जो है इसको अचीव करने में वर्स्ट माने जाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो क्या होते हैं ये व्हाट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये क्या रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये इवेलुएट करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स की प्रोग्रेस इवेलुएट करता है और यूनियन टेरिटरीज की इवेलुएट करता है, ठीक है, वेरियस पैरामीटर्स पे, जिसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, जेंडर आता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, क्लाइमेट चेंज आता है, एनवायरनमेंट आता है, सबको मिला के देखते हैं ये कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो देखी किसके अंडर, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्च किया गया दिसंबर 2018 में, शुरुआत 2018 से की गई है, यानी इसको एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो स्टेट सबसे आगे बढ़ेगी तो उसको परफॉर्मिंग स्टेट माना जाएगा, ठीक है, और जिन्हें सबों को अडॉप्ट करना है ये। ओके, सो ये जो इंडेक्स है इट इज़ द प्राइमरी टूल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन द एसडीजीज इन इंडिया। तो यही जो है मतलब प्राइमरी टूल है कि एसडीजीज को मेजर करना, ठीक है, मॉनिटर करना। तो इससे पता चलता है कौन सी स्टेट आगे है, कौन सी यूटी आगे हैं। इट इज आल्सो फॉस्टर्ड कंपटीशन अमंग द स्टेट्स। इससे स्टेट्स में क्या है होगा, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और यूटीज में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा बाय रैंकिंग देम ऑन द ग्लोबल गोल्स, यानी गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये जो स्कोर करेगा रेंज बिटवीन 0 to 100, हिंदी भी आएगा इसके बाद, ठीक है, आप अभी सुन लो।
तो जिसको हिंदी में समझना है तो वो हिंदी में समझेगा, बाद में तो उसको वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो अभी आप सुन लो इंग्लिश में। तो ये SDG जो है इसमें जिसका सिक्योर 0 to 100 रहेगा, ठीक है, तो ये नहीं 0 to 100 रहता है सिक्योर, इसके अलावा नहीं रहता है, ठीक है। अगर हाई स्कोर होगा तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स स्कोर। सो एस्पायरेंट किसको माना जाएगा, यानी SDG का एस्पायरेंट है 0 to 49। इस तरह परफॉर्मर माना जाता है 50 to 64 अगर परफॉर्मर होगा, ठीक है, यानी वो मतलब आगे बढ़ सकता है। फ्रंट रनर होता है 65 to 99। अचीवर रहता है 100, यानी जिसका स्कोर 100 रहेगा दैट मीन्स वो अचीवर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, कभी पूछा जाता है कि एस्पायरेंट ऑफ SDG कौन सा, मतलब इसमें SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर जो जिसका जो एस्पायरेंट होता है उसका स्कोर क्या रहता है, 0.49 0 to 49 रहता है। इस तरह परफॉर्मर का 50 64 ये कॉलम में भी आ सकता है, नहीं इस साइड में होंगे ये मतलब एस्पायरेंट, परफॉर्मर है ना, फ्रंट रनर, अचीवर। तो यहाँ से स्कोर दिया गया है 50 to 60, 0 to 49 है ना, 100, 65 to 99। तो इसको आपको ऑप्शन मिलाना होगा, तो इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। करंटली देयर आर नो स्टेटस इन द एस्पायरेंट एंड अचीवर कैटेगरी। तो अभी एस्पायरेंट और अचीवर कैटेगरी में कोई नहीं है, ठीक है। 15 स्टेटस या यूटीज जो है जो परफॉर्मर कैटेगरी में है, और 22 स्टेट्स या यूटीज जो है वो फ्रंट रनर में है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। यानी 15 स्टेटस यूटीज जो है वो है परफॉर्मर कैटेगरी में, और 22 स्टेटस यूटीज जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में, ओके। सो इसमें एस्पिरेंट और अचीवर में कोई नहीं, यानी अचीवर अभी 100 किसी ने अचीव नहीं किया, ओके। यस, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये है हिंदी में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूं। A coal-fired thermal power plant has an efficiency of 35%. एक coal-fired thermal power plant जो है उसकी efficiency कितनी है, 35%. The electricity from the power plant is used entirely for lighting purposes. यानी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट के होते हैं तो वो लाइटिंग पर्पज के लिए यूज होता है विद एवरेज एफिशिएंसी ऑफ 20%. व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कोल टू लाइटिंग। यानी ओवरऑल एफिशिएंसी आपको बताना है जो कन्वर्जन होती है फ्रॉम कोल टू लाइटिंग, ठीक है, कि यानी कोल से कितनी जाती है मतलब लाइटिंग में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आपको एफिशिएंसी बतानी है। ए है 15%, बी है 55%, सी है 70%, डी है 7%। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। मैं दोबारा बताता हूं, कोल जो है, कोल का आपको बताना है कि जब इसको कन्वर्ट किया जाता है लाइटिंग में तो उसकी कितनी एफिशिएंसी निकलती है, यानी कितनी लाइट निकलती है, कितनी परसेंट निकलती है वहां से लाइट, ठीक है, यानी लाइटिंग कितनी परसेंट निकलती है। व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कोल टू लाइटिंग, ठीक है, ये बताना है आपको। वेरी गुड, सब आंसर करो, बहुत अच्छा। सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है, 7%, ठीक है। तो 7% इसका आंसर है। सो पहले आप सब शेयर करो, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि 7% कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। आप सब लाइक करो, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो उसके बाद हम दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
यस। सो देखते हैं, वेरी गुड, जिसने लाइक किया थैंक यू। सो ये रहा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर जो है वो है 35%, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट जो है वो 20%। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। 35% क्या है, यहाँ पे है पावर प्लांट की एफिशिएंसी, है ना। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी जो है 35%, एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट 20%, ठीक है। सो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, सो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम कोल टू लाइटिंग इज इक्वल टू, सो कोल लाइटिंग कैसे रहेगी, मतलब एफिशिएंसी, सो वो है 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यानी मल्टीप्लाई करना है 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। सो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 7%। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसको भी आप नोट डाउन करो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार 2021 में। ओके, तो डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपके सामने लाए हैं वो। सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हेन अर्थ डे सेलिब्रेटेड, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, अर्थ डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ए 24 जनवरी, बी 5 जून, सी 24 अक्टूबर, डी 22 अप्रैल, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसके रिलेटेड। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अर्थ डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको मैं पूरा 1 मिनट देता हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी 1 मिनट होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट हम ले लेंगे, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट क्या, 22 अप्रैल। ओके, सो देखते हैं। द फर्स्ट अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1970। पहला जो अर्थ डे मनाया गया था वो मनाया गया था 1970 में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर था, ठीक है, फ्रॉम विस्कॉन्सिन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। यानी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरुआत की थी, पहले उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड को एक अवेयरनेस चलाई थी। तो उसमें रैलीज हुए थे पूरे कंट्री में, ठीक है, पूरे यूएसए में। बाय द एंड ऑफ द ईयर 1970 में तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई थी, ठीक है। सो बाय 1990 अर्थ डे वाज एन इवेंट सेलिब्रेटेड बाय मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। तो उसके बाद थोड़ा अवेयरनेस चला, तो 1970 के बाद, उसके बाद 1990 में पूरे जो कंट्रीज थे वर्ल्ड में, तो उन्होंने अर्थ डे सेलिब्रेट मतलब शुरू किया है, ठीक है। तो उन्होंने फिर मनाया ये डे, अर्थ डे। तो 140 कंट्रीज ने पहले मनाया था, कब, 1990 में, ये ध्यान में रखना, ओके, 140 कंट्रीज। सो इसी तरह हमारा प्लेनेट जो है ये एक अमेजिंग प्लेस है ना, जो अर्थ है ये एक अमेजिंग प्लेस है ना। तो इसमें क्या है कि हमें मतलब इसको बचाना है, ठीक है, इसकी मदद हमें करना है। दैट इज़ वाई ईच ईयर ऑन अप्रैल 22 मोर देन ए बिलियन पीपल सेलिब्रेट अर्थ डे। तो यहाँ इसीलिए तो मतलब बिलियंस में लोग मनाते हैं अर्थ डे, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको तहफ़्फ़ुज़ बचाव करने के लिए, ठीक है, इसको सुरक्षित रखने के लिए। किससे बचाना है, हमें पोल्यूशन से इसको बचाना है और डिफॉरेस्टेशन से। ओके, सो बाई टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज लाइक पिकिंग अप लिटर एंड प्लांटिंग ट्रीज, हमें क्या करना है, जो डस्ट है, वेस्टेज है, गार्बेज है, उसको हटाना है ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा इस मतलब जब हम ऐसा करेंगे तब हम इस दुनिया में, इस धरती पे क्या रहेंगे,
हम तब रह सकते हैं खुश, ठीक है, हेल्दियर रह सकते हैं, ठीक है, मतलब इस धरती पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो क्यों मनाना पड़ेगा ये अर्थ डे, सो कब मनाया गया था पहले, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ये हिंदी में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लिख लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हेन यूएनओ डे इज सेलिब्रेटेड, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। यूएनओ डे इज सेलिब्रेटेड यानी कब मनाया जाता है यूएनओ डे, वो आपको बताना है। ए पार्ट आएगा ए पार्ट है 24 जनवरी, बी है 5 जून, सी है 24 अक्टूबर, डी है 22 अप्रैल। ओके, सो आप सब आंसर करो, आपको बताना है यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे या यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है। ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड। यूएनओ डे कब मनाया जाता है आपको बताना है ये, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस डेट्स को याद रखना है, यानी एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी डेट्स है ये आते हैं, कॉलम में भी आते हैं, यहाँ से मतलब डे दिया जाता है, अर्थ डे है, यूएनओ डे है, एनवायरमेंट डे है, बाकी डेज है, ठीक है। तो जो भी एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी डेज है, ठीक है, हायर एजुकेशन के रिलेटेड डेज है, तो यहाँ से डे दिया जाता है, तो आपको फिर मैच करना होता है ना। तो ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या अलग भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे अलग है क्वेश्चन, व्हेन यूएनओ डे इज सेलिब्रेटेड। तो आप इसका आंसर करो सब, वेरी गुड। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या, 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे, यानी यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। ओके, सो देखते हैं थोड़ा सा, यूनाइटेड नेशंस डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर एवरी ईयर। सो इसमें क्या होता है कि ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशंस की 1945 में, ठीक है। तो इस डे पे क्या होता है, यूएन चार्टर जो बना था, ठीक है, हाँ, तो इसमें कुछ मेजर कंट्रीज ने मतलब अपना साइन किया था, 5 परमानेंट मेंबर्स थे उसमें, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के। और इसमें मतलब एक ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूएन की, यानी जो यूएनओ है 24 अक्टूबर को हुई थी इसकी, यानी 1945 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, ये ध्यान में रखना ये डेट। ओके, सो इस डे को मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम इसमें एनिवर्सरी देखते हैं किसकी, यूएन चार्टर्स की जो है, ठीक है। तो सिंस 1948 दिस डे इज सेलिब्रेटेड एंड इन 1971 इट वाज रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू ऑब्जर्व बाय द मेंबर स्टेट्स एज ए पब्लिक हॉलिडे। तो जब 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस को, उसके बाद 1948 में इसको मनाया गया है इस डे को, ठीक है। तो 1971 इट वाज रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड, तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो थी उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि यानी हमें मनाना पड़ेगा कौन सा डे, यूएन डे, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे, ओके, या यूनाइटेड नेशंस डे। तो आप ध्यान में रखना इसको, 24 अक्टूबर इसको मनाया जाता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये हिंदी में है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सब स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। पेशेंस रखो आप, ठीक है, अच्छे से हम पढ़ाएंगे, अच्छे से हम कवर करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। 2021 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, जिसने अभी भी नहीं ले लो। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हेन एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। ए 24 जनवरी, बी 5 जून, सी 25 अक्टूबर, डी 26 अप्रैल। आपको बताना है एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, सब बताओ, वेरी गुड।
24 जनवरी, 5 जून, सी 25 अक्टूबर, डी है 26 अप्रैल। वेरी गुड, समूह का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। एनवायरमेंट डे आपको बताएं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ये पूछे गए हैं, मतलब कॉलम वाइज भी पूछ सकते हैं या वन बाय वन मतलब डेज पूछे जाएंगे। ओके, सो आप आंसर करो सब। वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो। देखो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ठीक है। हाँ, और खुद भी लाइक करो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो, ठीक है। यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट 5 जून एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ओके, ये ध्यान में रखना। सो थोड़ा सा देखते हैं एनवायरमेंट डे जो है WED वेड है एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल के आधार पे मनाया जाता है कि हमें एनकरेज करना होगा अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, हमें प्रोटेक्ट करना होगा एनवायरमेंट को, ठीक है। उसके आधार पे मनाया जाता है। ओके, तो इसको और भी नाम बोलते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं। इसको बोलते हैं इको डे भी बोलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट डे भी बोलते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वेड भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसकी ऑब्जर्वेंस क्या है, वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी हमें बचाना है किसको, एनवायरमेंट को। सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंटल इशू अवेयरनेस जो है वो सिग्निफिकेंस है इसकी कि एनवायरमेंटल इशू के रिलेटेड हमें अवेयरनेस फैलाने की। हमें एयर को पोल्यूट नहीं करना होगा, है ना, वाटर को पोल्यूट नहीं करना है ना, ऐसे सॉइल को पोल्यूट नहीं करना है, सॉइल को बचाना है ना, इस धरती को बचा हमें, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें इस धरती को बचाना है फ्रॉम ऑल द पोल्यूटेंट्स। ओके, फ्रॉम ऑल द पोल्यूशंस हैव ऑकर्ड इन दिस अर्थ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है। A 24 जनवरी, B 5 जून, C 25 जुलाई, D 26 अगस्त। ये बताना आपको, सब बताओ। वेरी गुड। आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं 1 मिनट के लिए, सब आंसर करो। वेरी गुड। जो भी इसको देख रहा है वो लाइव चैट खोलो, लाइव चैट में आप दे सकते हैं आंसर, ठीक है। हर रोज होता है 2 PM पे ये क्लास, 2 PM पे होता है कि आप इसको अटेंड कर लो डेली, ठीक है। हाँ, तो जिस दिन नहीं होगा तो उस दिन पता चलेगा आपको कि आज क्लास नहीं है। तो जिस दिन होगा तो आप उसको अच्छे से अटेंड कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आते हैं, और वो क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं जिन्हें जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या, 24 जनवरी, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है इसको मनाया जाता है 24 जनवरी को। सो आई होप यू गॉट इट। इसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो थोड़ा सा देखते हैं। एजुकेशन जो है ये एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। हर एक के लिए राइट है ये कि एजुकेशन को हासिल करना, ठीक है। ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पब्लिक सिटीज़न को, ठीक है। यानी जो एक सिटीज़न होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने प्रोक्लेम किया है कि 24 जनवरी को मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इन सेलिब्रेशन ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी हमें इस एजुकेशन को आम करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। So without inclusive and equitable equality, education and lifelong opportunities for all countries will not succeed in achieving gender equality and breaking the cycle of poverty that is leaving millions of children, youth and adults behind. यानी मतलब हमें जो ये एजुकेशन जो है ये हमें मतलब सबों को देना है, वो भी क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है।
इसमें मतलब जो पॉवर्टी, मतलब जो भी कंट्रीज़ या जो कंट्री पॉवर्टी में रहती है, तो जब एजुकेशन दी जाएगी तो उनमें जो पॉवर्टी वो आगे खुद ब खुद वो डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है, जब उनमें एजुकेशन दी जाएगी। ओके, सो मतलब पॉवर्टी दूर हो जाएगी, है ना। और इसमें कि यानी हम अचीव कर सकते हैं जेंडर इक्वलिटी भी हम अचीव कर सकते हैं कंट्रीज़ में, ठीक है। यानी जैसे भेदभाव होता है मेल फीमेल में या थर्ड जेंडर है उनमें भेदभाव होता है, तो जब एजुकेशन दी जाएगी तो हम अवेयर हो जाएंगे हर एक इशू का, चाहे एनवायरमेंटल इशू होगा, चाहे कोई भी इशू होगा, ठीक है, चाहे एजुकेशन का इशू होगा, कोई भी इशू होगा, तो जब एजुकेशन हम हासिल कर लेंगे हम उसको अच्छे से निपटा लेंगे, यानी उसको अच्छे से हम उसमें सुधार लाएंगे। ओके, यस। सो टुडे 258 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ स्टिल डू नॉट अटेंड स्कूल, यानी आजकल भी 258 मिलियन चिल्ड्रन जो है स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 617 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स कैन नॉट रीड एंड डू बेसिक मैथ, यानी बेसिक्स नहीं आता है कितने पॉपुलेशन को, 617 मिलियन चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स उनको आता नहीं है बेसिक्स, यानी मैथ, यानी सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आते नहीं है उनको, यानी बेसिक नहीं आता है, ठीक है। सो लेस देन 40% ऑफ गर्ल्स इन सब सहारा अफ्रीका कंप्लीट lower secondary school and some 4 million children and youth refugees are out of school. Their right to education is being violated and it is unacceptable. यानी हम कहेंगे कि यानी जो साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका जो है उसमें सब सहारा अफ्रीका जो है, ठीक है, तो वहाँ पे ओनली 40% गर्ल्स जो है, यानी लेस देन 40% गर्ल्स जो है उन्होंने अटेंड किया है लोअर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। सम 4 मिलियन चिल्ड्रन जो है और यूथ जो है सो वो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है, उन्होंने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया है, ठीक है। तो ये सर्वे हुए हैं तभी बोला गया, ठीक है, यानी 4 मिलियन ऐसे बच्चे ऐसे यूथ है कि जिन्होंने अभी स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं, लेस देन 40% गर्ल जो है जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल अटेंड किया है, यानी लोअर सेकेंडरी स्कूल अटेंड किया है, यानी ये 9th 8th है, ठीक है। सो बट ये जो एजुकेशन है ये हर एक बंदे के लिए राइट है, इक्वल राइट है, इसमें कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ये अनएक्सेप्टेबल है अगर कोई वायलेट करेगा इसके रिलेटेड, ठीक है। तो हमें मतलब चाहिए कि जो भी बच्चा है उसको एजुकेट करना है, ठीक है, हाँ, चाहे वो चाइल्डहुड एज में होगा, चाहे वो एडल्ट में होगा, चाहे एडल्ट होगा, ठीक है। जिनको पता नहीं है आपको भी मतलब कुछ भी अभी पता नहीं, तो उनको हमें स्कूल्स में लाना है, उनको हमें पढ़ाना है, ठीक है। सो इसीलिए 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये हिंदी में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। टारगेट्स ऑफ गोल 7 ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर, यानी गोल 7 जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, है ना, जिसमें 8 मिलेनियम MDGs है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। तो गोल 7 का टारगेट क्या क्या है आपको बताना है, ये फिर कोड चूज करना है आपको यहाँ से। ए है कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, बी है यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, सी है इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, डी है मिटिगेशन एयर पोल्यूशन, ई है डबल द इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करेगा, कौन रॉन्ग आंसर करेगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी नहीं है, जिसको गोल 7 पता होगा तो वो अच्छे से इसका आंसर करेगा, जिसको पता नहीं होगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, यानी वो पूरे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो टारगेट क्या है उनका वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डीपली क्वेश्चंस आ जाते हैं, रोज बरोज डीपली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, वो होता है मतलब वो लक होगा, उस बैच को सेशन का लक होगा कि मतलब रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। अब मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं डीपली पूछे जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेशंस होते हैं ना एग्जाम में डिफरेंट सेशंस होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी का एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें 2 सेशंस होते हैं, किसी का हिस्ट्री है उसका भी 2 सेशन होते हैं, फर्स्ट सेशन में एक पेपर, दूसरे सेशन में दूसरा पेपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप सबों ने आंसर किया है। सो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
सो डी पार्ट इसका आंसर है बी, सी एंड ई ऑनली, यानी गोल 7 जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें डी पार्ट जो है बी, सी एंड ई है। बी है यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, यूनिवर्सल एक्सेस करनी मतलब एनर्जी हासिल करनी है पूरी, ठीक है। उसमें लाइटिंग आएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आ जाएगी। तो इसी तरह सी क्या है, इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है, उसकी परसेंटेज को बढ़ाना है। ई क्या है, डबल द इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा, यानी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो ये है गोल 7 के टारगेट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। ऑल द एनर्जी इन ए फूड चेन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी जो फूड चेन होती है, ठीक है, फूड चेन जो एक होती है, मतलब पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा आता है, फिर लास्ट पे, अल्टीमेट लास्ट पे जो खाता है उसको, ठीक है। सो आपको बताना है यहाँ पे कि उसमें मतलब सारी जो एनर्जी वो कहाँ से आती है। ए प्लांट्स, बी सी सन, डी ऑल ऑफ दीज। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है कि सारी एनर्जी कहाँ से आती है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, सन, यानी सारी एनर्जी जो आती है वो सन से आती है, ठीक है। यानी ये जो सारी एनर्जी फूड चेन में मिलती है तो वो कहाँ से आती है, सन से। यानी सन की लाइट पड़ती है प्लांट्स पे, प्लांट्स वो एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब फोटोसिंथेसिस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, है ना, और वाटर लेते हैं, ठीक है, H2O, तो यानी वो फिर बनाते हैं ग्लूकोज, है ना, प्लांट्स फिर ग्लूकोज बनाते हैं, अपना गुज़ा बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, हैं। तो यानी जब वो फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना गुज़ा बनाते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं, तो ये सारी जो वो गुज़ा बनाते हैं, अपना ग्लूकोज जो बनाते हैं, वो किसकी वजह से बनाते हैं, सनलाइट की वजह से। दैट मीन्स कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन। ऐसे भी क्वेश्चन कह सकते हैं वो, मतलब ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वहाँ पे सन आएगा। ओके, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कोई प्लांट्स बताता है नहीं, प्लांट्स भी जब बनाते हैं, बट ये खुद बनाते हैं, बट ये कैसे बनाते हैं, तो द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। ए फूड वेब इज टू शो, फूड वेब क्या दिखाता है हमें, A, how feeding relationships are interlinked. B, how several food chains are connected together. C, who eats what. D, all the above. यानी आपको बताना है फूड वेब क्या दिखाता है हमें। पहला है कि मतलब जो रिलेशनशिप होती है, मतलब जो आपस में खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम ले लेंगे, घास को खाता है, मतलब डियर खाती है ना, हाँ, डियर को लाइन खाता है, ठीक है। सो ये एक बन गया। इसी तरह घास को खाता है बर्ड्स, हैं, या बर्ड्स को खाते हैं, फिर कोई और हॉक खाता होगा, है ना, हॉक जो मतलब वो डेंजरस बर्ड है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह एक घास को खाता है रैट, रैट को खाता है स्नैक, स्नैक को खाता है हॉक, ठीक है। तो ऐसे, या ईगल खाता होगा उसको, ठीक है। सो ऐसे मतलब बन जाते हैं डिफरेंट, यानी ये जो फूड वेब इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ फूड चेन्स, यानी डिफरेंट फूड चेन्स बनते हैं, वो क्या बनाते हैं, फूड वेब। अब आपको बताना है यहाँ पे मतलब कि क्या दिखाता है हमें, ठीक है। इसी तरह हाउ सेवरल फूड चेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, कैसे डिफरेंट फूड चेन्स कनेक्ट होते हैं आपस में, ये दिखाता है। या हु ईट्स व्हाट, कौन किसको खाता है। डी, ऑल द अबव। सो आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा आएगा। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, ऑल द अबव, यानी ये सारे हैं,
इसके आंसर मतलब ये सारे दिखाते हैं फूड वेब, जैसे रिलेशनशिप दिखाते हैं मतलब आपस में। और जो भी मैं बता रहा था कि यानी पहले घास को खाता है रैट, रैट को खाता है स्नैक, है ना, स्नैक को खाता है कौन, ईगल या हॉक, ठीक है। इसी तरह घास को खाता है यानी डियर, डियर को खाती है कौन, लाइन, ठीक है। या इसी तरह घास को खाता है बर्ड्स, बर्ड को खाता है कोई और ईगल, ठीक है। तो इसी तरह मतलब ये एक फूड वेब बनते हैं। इस तरह सरल फूड चेन्स बनते हैं, जो मैं अभी बोल रहा था, ये डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन जो बनते हैं वह उसमें फूड वेब बनाते हैं। हु इट्स व्हाट, कौन किसको खाता है, ठीक है, तो वो भी फूड वेब दिखाता है। सो ये सारे करेक्ट आंसर है रिलेटेड टू फूड वेब। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में इनमें से कौन कौन सा आता है? ए हाइड्रोस्फीयर, बी लिथोस्फीयर, सी एटमॉस्फेयर, डी ऑल ऑफ दीज। यानी आपको बताना है बायोस्फीयर में कौन कौन सा आता है, ठीक है। यस चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो थोड़ा कम टाइम ले लेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे। सबों का आंसर आना चाहिए। यानी बायोस्फीयर में कौन कौन सा आता है इनमें से, चाहे क्या हाइड्रोस्फीयर आता है, क्या लिथोस्फीयर आता है, क्या एटमॉस्फेयर आता है, या सारे आते हैं। ओके, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी सारे आते हैं बायोस्फीयर में। ओके, यानी हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है, एटमॉस्फेयर, सारे बायोस्फीयर में आते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। एक एक मिनट में आप ले लूंगा हर एक क्वेश्चन पे। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी थ्रू ए चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड। यानी जब फूड एनर्जी, जब देखते हैं कि इन्हें एनर्जी चेंज हो जाती है ना, थ्रू ए चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स से एनर्जी वो सन से हासिल करते हैं, सन प्लांट्स फिर बनाते हैं अपना ग़िज़ा उसकी लाइट की वजह से। उसके बाद प्लांट्स को खाते हैं डियर, है ना, डियर को खाती है लाइन, तो ये बन जाती है एक मतलब एनर्जी फ्लो यहाँ से होती है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं इस ट्रॉपिक लेवल को, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब एनर्जी फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी चेन, फूड चेन, ट्रॉपिक चेन, ऑर्गेनिज्म चेन। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, फूड चेन। देखो मैं अभी बोल रहा था ये प्लांट्स अपना ग़िज़ा बनाते हैं सन से, उसके बाद उसको रैट खाता है ना, रैट तो चूहा जो है उसको खाता है उस घास को, उसके बाद खाता है उसको स्नैक, रैट को, स्नैक को खाता है ईगल, ठीक है। सो ये एक बनती है एक फूड चेन, यानी चेन की तरह बन जाती है और एनर्जी फ्लो भी होती है, ठीक है, सबों में एनर्जी पैदा हो जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर लिविंग। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंड होता है प्रोड्यूसर्स पे, है ना। पहले आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर्स किनको कहते हैं, ठीक है। हाँ, सो ए है कार्निवोरस, बी है डिकम्पोजर्स, सी है स्कैवेंजर्स, डी है हर्बिवोरस। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट रहते हैं प्रोड्यूसर्स पे, किस टाइप के मतलब एनिमल्स, या हम बोलेंगे किस टाइप के जो स्पीशीज़ है वो डिपेंडेंट रहते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर्स आपको पता होना चाहिए, मैं बाद में, आप आंसर करो, मैं बाद में बता सकता हूँ। ओके, तो जैसे आपको पता चलता है पूरा कि आपको कितनी कॉन्फिडेंस है, कितनी परफॉर्मेंस, आपको पता, खुद की परफॉर्मेंस पता चलती है, आपने कितना पढ़ा है ना, ये आपको पता चलता है यहाँ से, चाहे एमसीक्यू होगा चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, हर्बिवोरस, यानी जो हर्बस खाते हैं, हर्बिवोरस उनको कहते हैं जो हर्बस खाते हैं,
यानी जो वेजिटेरियन होते हैं ना, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, प्लांट्स को खाते हैं, दोज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ओके, सो जो हर्बीवोर्स होते हैं ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स किनको कहते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। तो अपना ग़िज़ा खुद कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं कौन? प्लांट्स। ओके, प्लांट्स अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, उनको कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो सनलाइट से हासिल करते हैं अपनी एनर्जी और अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ग्लूकोज वो बनाते हैं, है ना। C6H12O6 इसकी फार्मूला है ग्लूकोज की, C6H12O6, ठीक है। और यानी जब प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, मिनरल्स को लेते हैं ज़मीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट की वजह से। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो अपना ग़िज़ा बनाते हैं ग्लूकोज, जो उसकी फार्मूला C6H12O6, और वहाँ से निकलता है ऑक्सीजन भी। ओके, ये ध्यान में रखना। ओके, यस। सो हर्बीवोर्स जो है ये डिपेंडेंट डायरेक्टली होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, यानी प्लांट्स पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, यानी जो एग्जिस्टेंस है एटमॉस्फेयर जो अर्थ पे है, तो ये किसकी आकार पे है? ठीक है, हाँ, एटमॉस्फेयर की जो एग्जिस्टेंस है अर्थ धरती पे, ये किसकी वजह से है? ए है द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, बी है द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सी है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। जो एग्जिस्टेंस होती है ना एटमॉस्फेयर की ज़मीन पे, इस धरती पे, तो वो किसकी वजह से रहती है? वो रहती है, मतलब आपको यहाँ पे बताना ऑप्शन में से। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको का आंसर आना चाहिए। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर आप आंसर कर लो, ठीक है। डायरेक्टली आप तो का मत करो, ठीक है, हाँ। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी जो ज़मीन धरती जो है इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ठीक है, तो वो मतलब उसी के कारण एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, ठीक है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल और पुश जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, तो उसी के कारण एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है इस धरती पे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट हार्मफुल एज ए नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर? आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा गैस ऐसा है कि जो हार्मफुल नहीं है, हम इस मतलब इसमें इस धरती पे या एटमॉस्फेयर में जो फैल जाता है वो हार्मफुल नहीं बन जाता है, यानी किसी भी स्पीशीज को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो आपको बताना है कौन सा गैस ऐसा है, ठीक है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है वाटर वेपर्स। यानी ऐसा कौन सा गैस है जो हार्मफुल नहीं रहता है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपके पास 1-1 मिनट है हर एक क्वेश्चन के लिए, आप आंसर करो अच्छे से। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। हाँ, वाटर वेपर्स की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, नाइट्रोजन से भी। तो इसी तरह मतलब हाइड्रोजन की वजह से कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो आंसर करो। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट्स विदाउट क्लाउड्स ड्यूरिंग विंटर। दिस इज बिकॉज, यानी जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं, है ना, जब मतलब नाइट्स में क्लाउड फैला हुआ होता है तो वो ज़्यादा वार्मर होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू नाइट्स जो विदाउट क्लाउड्स होते हैं उसमें, यानी ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर की बात करते हैं हम कि विंटर में अगर ज़्यादा क्लाउड होगा तब वो मतलब गर्म रहता है वो रात, वो नाइट। अगर क्लाउड नहीं रहेगा तो वो ठंड रहती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, किसके आधार पे? तो ए है क्लाउड्स रेडिएट हीट टुवर्ड्स अर्थ, बी ए क्लाउड्स प्रिवेंट कोल्ड वेव्स फ्रॉम द स्काई डिसेंडिंग ऑन द अर्थ,
सी क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, डी क्लाउड्स बीइंग एट ग्रेट हाइट्स फ्रॉम अर्थ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड सेंड देम टुवर्ड्स द अर्थ। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है कि यानी विंटर की बात चल रही है, विंटर में जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं, अगर क्लाउड नहीं होगा तो वो ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है। मतलब एज कम्पेयर टू क्लाउडी नाइट्स, यानी हमें बताना है कि क्लाउडी नाइट जो है तो वो ज़्यादा गर्म रहती है, ठीक है, किसके आधार पे ये बताना है। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, यानी क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो जो मतलब धरती से जो मतलब हीट रेडिएशन निकलते हैं, धरती से जो हीट रेडिएशन निकलते हैं, यानी ज़मीन से जो हीट रेडिएशन निकलते हैं उसको कौन रोकते हैं? यही क्लाउड्स उसको रोकते हैं, ठीक है। जो मतलब क्लाउड्स रहते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो वो क्लाउड्स उसको रोकते हैं उस हीट को, तभी वो ज़्यादा गर्मी मतलब उस रात में उस नाइट में गर्मी होती है ना, वार्मर होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट कि रीज़न क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको बताना यहाँ पे कि यानी सीक्वेंस क्या है। अगर हम अर्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से स्टार्ट करेंगे कि सीक्वेंस क्या रहता है, पहला कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। ओके, ए स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बी है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? वो है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। सो अगर हम मतलब सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सीक्वेंस क्या रहता है। सीक्वेंस रहता है कि यानी पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आयोनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर, यानी एक्सोस्फीयर लास्ट पे आता है। ओके, सो पहले स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आयोनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। सो आई होप इसको आप बोलोगे नहीं, सो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रखो, मतलब आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे एक लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट लाइन, तो उसके बाद उनका नाम लिख लोगे एक एक करके, ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। ओके, नोट्स पे अपने। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 17 पे। ये देखो, इसका आंसर करो। द मोस्ट डायनामिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन इज। आपको यहाँ पे बताना है कि यानी डायनामिक लेयर कौन सा है एटमॉस्फेयर का, अगर हम बात करें क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस की, क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे तो डायनामिक लेयर कौन सा रहता है, ठीक है। डायनामिक लेयर जहाँ चेंज होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की, यानी वेदर की या क्लाइमेट की, ठीक है। आपको बताना यहाँ पे वेदर की या क्लाइमेट की जो भी चेंज आ जाती है, ठीक है, किस लेयर में ज़्यादा चेंज आ जाती है। ए है ट्रोपोस्फीयर, बी है आयोनोस्फीयर, सी है स्ट्रेटोस्फीयर, डी है मेसोस्फीयर। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। डायनामिक लेयर, मोस्ट डायनामिक लेयर जो एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, जिसमें चेंज हो जाती है किसको, एटमॉस्फेयर की। चाहे क्लाइमेट की बात करेंगे या वेदर की बात करेंगे तो किस में ज़्यादा चेंज हो जाती है। ओके, ये बताना है आपको, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर जो है यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो जाती है एटमॉस्फेयर की। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच आर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन गैस इज प्रेजेंट, यानी किस में ओजोन गैस प्रेजेंट रहता है, किस एटमॉस्फेयर, किस स्फीयर में, यानी जो लेयर है, कौन सा लेयर ऐसा है एटमॉस्फेयर का जहां ओजोन गैस प्रेजेंट रहता है। ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी मेसोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। मैं दोबारा बताऊंगा कि यानी किस लेयर, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट रहता है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब।
समूह का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा। किस लेयर मैंने एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर ऐसा है जिसमें ओजोन गैस प्रेजेंट रहता है? सो आई होप सबको का आंसर आया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस प्रेजेंट रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसको अब बोलना नहीं, ओजोन गैस प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये ध्यान में रखना। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स आयोनोस्फीयर ऑकर्स, यानी ऐसा कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें आयोनोस्फीयर आता है? ठीक है, आयोनोस्फीयर जिसमें आता है। ओके, सो मेसोस्फीयर, ए बी है एक्सोस्फीयर, सी है स्ट्रेटोस्फीयर, डी है ट्रोपोस्फीयर। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें आयोनोस्फीयर आता है। ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है? मेसोस्फीयर, यानी मेसोस्फीयर में आयोनोस्फीयर आता है। ओके, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो और आंसर करो। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन, यानी जो पोल्यूशन होता है, यानी जो पोल्यूटेंट गैसेस होते हैं वो किस एटमॉस्फेयर में आते हैं, किस लेयर में आते हैं? ए आयोनोस्फीयर, बी है स्ट्रेटोस्फीयर, सी है मेसोस्फीयर, डी है ट्रोपोस्फीयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, यानी एक तो ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर उसमें भी। सब आंसर करो, वेरी गुड। कहाँ पे रहते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो भी पोल्यूटेड गैसेस है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ओके, ये बताओ आप सब, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है? ट्रोपोस्फीयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फीयर जो है, ट्रोपोस्फीयर और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर जो है उसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट। ये थे आज के टॉप 20 MCQs एंड PYQs, ठीक है, रिगार्डिंग यूनिट 9 पेपर 1। ठीक है, यूजीसी इन्हें हमारा टारगेट क्या रहता है? यूजीसी नेट JRF। ओके, सो ये ट्रोपोस्फीयर के बारे में, द ट्रोपोस्फीयर इज वायर ह्यूमन्स मोस्ट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फीयर में ज्यादा पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को ह्यूमन्स। तो इट इज राइट वायर वी लिव, जहां रहते हैं हम। द पोल्यूशन गोज इनटू द ट्रोपोस्फीयर, पोल्यूशन कहां होता है? ट्रोपोस्फीयर में। एंड रेयरली लीव्स अंटिल इट फॉल्स टू द ग्राउंड और इज मिक्सड इनटू द ओशंस, या वो यानी पोल्यूटेड गैसेस फिर गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, एसिड रेन गिर जाते हैं, ठीक है, या डिफरेंट शेप्स में आ जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं इस धरती पे या ओशंस में। ओके, सम पोल्यूटेंट्स कॉल्ड CFCs मेक इट इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ब्रेक डाउन द ओजोन लेयर, यानी कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, वो जब बनते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं किसको? ओजोन लेयर को। तो उससे क्या खतरा है कि अगर CFC ज्यादा हो जाएगा तो ओजोन होल्स बन जाएंगे। तब ओजोन होल जब बन जाएंगे तो वो जो ओजोन होल किसके, ओजोन लेयर जो वो किसके लिए है? वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है। किसको? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है। तो अगर ओजोन होल्स बन जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ जाएंगी, तो उससे क्या हो सकता है? मतलब स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, सो ऐसे हमें क्या करना है, हम इसलिए हमें सबों को एजुकेट करना है कि एनवायरनमेंट को बचाना है। ठीक है, ख़ास तौर पर कि CFC से, हाइड्रोक्लोरिनेटेड कार्बन से, हाइड्रोकार्बन से बचाना है हमें। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हमारा ओजोन लेयर जो है वो बच जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो थैंक यू गाइज। तो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करके, आप इस वेबसाइट पे जाओ, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं www.ugc-net.com। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए
कैसा रहा आपका जो आज का एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, ये कैसा रहा, आप अपना फीडबैक दे दीजिए, अपने दिल से फीडबैक दे दीजिए, हम उसको एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू पीवाईक्यूज क्लास रहता है पेपर 1 के लिए, ठीक है, इसको आप अटेंड कर लो, ठीक है, अच्छे से, और इस पे कंसिस्टेंसी बना के रखो, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ से। सो गाइस, जिसका कोई क्वेश्चन होगा, अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।